सो अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से एक अपन नए टॉपिक के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। इस बार जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। वी विल टॉक अबाउट कि अलग अलग टेम्परेचर में एंजाइम अलग अलग कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यही समझने जा रहे हैं कि दैट हाउ द एंजाइम्स बिहेव इन डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट पीएच। तो फिर से उसी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, उसी कंसेप्ट पे आ जाते हैं। हम एंजाइम्स पढ़ रहे थे। ठीक है, अब और एक चीज़ क्या जाननी है एंजाइम के बारे में, दैट एंजाइम्स आर हाईली sensitive to pH and temperature. Highly sensitive to pH and temperature. देखो अब एंजाइम का काम क्या है, टू कैटालाइज अ पर्टिकुलर रिएक्शन, मतलब किसी रिएक्शन को अंजाम देना है ना। मैंने अभी बताया कैसे अंजाम देंगे अपन, A प्लस बी को मिला के C बना दिया। तो 10 मिनट लग रहे थे नॉर्मल में, बट एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन 1 मिनट में हो गई है ना। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। ठीक है, और कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को जाके बाइंड नहीं करता है ना, याद रखना है। द एंजाइम्स आर highly specific according specific to the substrate they bind। मतलब एंजाइम्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बोला, मान के चलते एक एंजाइम की मैं बात करता हूँ, जैसे कि आपके ब्लड में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ओके, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अब आप इस एंजाइम में देखिए, आपको दो साइड्स नज़र आएंगी। यहाँ पे एक साइड है, इधर एक साइड है, मतलब ये दो सबस्ट्रेट को एक साथ बाइंड करेगा। तो एक्चुअली एक साइड में ये बाइंड करता है CO2 को, दूसरे साइड में ये बाइंड करता है वाटर को। और जैसे ये ऐसे बाइंड कर लेता है तो क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या बाइंड हो गया, CO2, इधर कौन बाइंड हो गया, वाटर। ओके, फिर क्या करता है ये एंजाइम, इस CO2 को और वाटर को जोड़ देता है एक साथ, और फिर से अपनी वही ओरिजिनल शेप ले लेता है। ठीक है, तो क्या बन गया अभी यहाँ पे, इसने CO2 और वाटर को कंबाइन करके क्या बना दिया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और फिर ये H2CO3 का कन्वर्जन हो गया बाइकार्बोनेट और H+B। अब आप मुझे बताइए कि ये जो एंजाइम था वो किसको किसको बाइंड किया, CO2 को बाइंड किया और वाटर को बाइंड किया। इसके अलावा वो दूसरों को बाइंड कर सकता है, बिल्कुल नहीं बाइंड कर सकता। मतलब हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए ही काम करता है, स्पेसिफिक टू द सबस्ट्रेट दे बाइंड। ओके, वो हर एंजाइम अपने ही सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा, किसी दूसरे के सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करता है, किसी दूसरे सबस्ट्रेट के पास भी नहीं जाता। ठीक है, अब ये हुआ कि एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर। मैं उसके बारे में बात करने जा रहा था, तो मैं अभी उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा पीएच, कम टेम्परेचर कम पीएच, इसके बारे में वगैरह वगैरह सुना होगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में बताता हूँ कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है एंजाइम के बारे में, है ना। तो पहला टॉपिक हम क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन
एंजाइम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम। तो नॉर्मली मैं अभी यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ और ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मान के चलते हैं इधर मैंने ये जो y एक्सिस है ये है x एक्सिस, तो y एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया है, मान के चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। x एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया है टेम्परेचर, मैंने यहाँ पे क्या प्लॉट किया है, टेम्परेचर। तो मैंने बोला यहाँ पे 10 डिग्री है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60। ओके, अब ऐसा समझ के चलो, मैंने ये बता दिया कि इस दौरान में इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है और उधर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैंने एंजाइम सबस्ट्रेट ले लिया। अब एंजाइम सबस्ट्रेट किस में लूँगा, एक टेस्ट ट्यूब में लूँगा। कहाँ पे लूँगा, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या ले लिया, एंजाइम और सबस्ट्रेट ले लिया। अब जब मैं एंजाइम्स और सबस्ट्रेट एक टेस्ट ट्यूब में ले लूँगा, समझ के चलो ये जो रेड वाला है वो एंजाइम है और ये जो ब्लू वाला है वो क्या है बेटा, सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट में ज़्यादा डालूँगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेस्ट ट्यूब को एक ऐसे जगह पे रख रहा हूँ जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते रहे, ठीक है, ओवन में वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। पहले जब टेम्परेचर 10 था, जब टेम्परेचर 10 था तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो कहाँ पे था। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर 20 कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या हो गया। फिर मैंने क्या कर दिया, 30 कर दिया तो 30 पे रेट ऑफ रिएक्शन देखो क्या हो गया। फिर मैंने 35 कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ा। फिर मैंने 36 कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ा, बढ़ते जा रहा है। और फिर मैंने 37 कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन और एक बढ़ गया। फिर 38 कर दिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना बंद हो गया, एक लेवल तक बढ़ गया, ठीक है, या फिर 40 तक बढ़ गया और उसके बाद वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना बंद हो गया। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ कि मुझे हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मिला है 37 डिग्री पे। कितने, 37 डिग्री पे मिला है। मतलब दिस पीक पॉइंट इज बेसिकली द हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, मैं क्या देख पा रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है, मतलब एंजाइम की स्पीड जो काम करने की वो क्या हो रही, घट रही है। और जैसे ही 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, अभी टेम्परेचर घटने लग गया, बरोबर। तो मतलब इसका सिंपल मीनिंग होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज with increase in temperature। टेम्परेचर जैसे बढ़ते जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक, है ना। आफ्टर सम टाइम व्हेन टेम्परेचर अबोव 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस के अबोव जैसे टेम्परेचर गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डिक्लाइन। मतलब क्या हो गया, स्लो हो गया, रिएक्शन क्या हो गया, अब देख पा रहे स्लो हो गया, ठीक है। तो इसका आपको याद क्या रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएगा, एंड एज द टेम्परेचर गेट डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो गेट डाउन, ठीक है। बट अभी ये जो मैंने बताया वो किसके बारे में बताया, आई जस्ट टॉक अबाउट अ नॉर्मल एंजाइम के बारे में मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने एंजाइम है वो इसी प्रकार से काम करते, बिल्कुल नहीं बेटा। इसमें थोड़ा सा क्या आता है, अब डिफरेंस आता है। तो मैं इसको अभी थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, तो मैं अभी और एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। अगर आपने किसी जगह पे देखा होगा कि ज्वालामुखी का, जहाँ पे ज्वालामुखी फटते हैं ना, सो द प्लेस वेयर वी हैव हॉट स्प्रिंग्स या फिर वोल्केनो इरप्शन साइट, वोल्केनो इरप्शन साइट मतलब जहाँ पे ज्वालामुखी फटता है ना, ये समझ के चलो ऐसा पर्वत है तो ऐसे 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 ज्वालामुखी फटता है। तो ऐसे ज्वालामुखी जहाँ पे फटता है वहाँ पे ऐसे गर्म पानी के झरे होते हैं, है ना, गर्म पानी के क्या होते हैं यहाँ पे,
मैं एक झरने नहीं बोलता, मैं उनको हॉट स्प्रिंग्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ उनको? हॉट स्प्रिंग्स बोलता हूँ। तो ये जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, छोटे छोटे जो पानी के झरे होते हैं, इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनका मैं नाम लिख देता हूँ, थर्मस एक्वाटिकस। क्या नाम है इनका? थर्मस एक्वाटिकस। और इन थर्मस एक्वाटिकस में एक छोटा सा एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। क्या नाम है इसका? याद रखना, हर एंजाइम के एंडिंग में एज लगना चाहिए, ठीक है। तो टैक पॉलीमरेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। अब क्या खासियत है टैग पॉलीमरेज एंजाइम नाम जो है, इसकी क्या खासियत है बेटा जी? ये जो एंजाइम है वो 72 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। सोचो 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना होता है? हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री। 72 डिग्री टेम्परेचर पे तो हमारी वाट लग जाए, 41 डिग्री पे ही हम मर जाते हैं। तो 72 डिग्री तो बहुत ही अलग हो गया, है ना। अब इस केस में क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लेट्स कंसिडर दैट इफ आई विल प्लॉट रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन प्लॉट कर लिया तो मुझे क्या दिखेगा? देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ कर लिया, मैंने यहाँ पे क्या हो गया, ये अपना वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। अब मान के चलते हैं यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, मान के चलते 100, ठीक है। यहाँ पे क्या बढ़ रहा है आपका? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब मैंने बोला यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट ले लिया मैंने, ठीक है, एंजाइम भी ले लिया और सबस्ट्रेट भी ले लिया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे ही मेरे को एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन स्टार्ट की, देखो रिएक्शन हो ही नहीं रही। 30 पे तो एकदम डाउन चली गई, रिएक्शन हो ही नहीं रही, रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं दिया। बट जैसे ही 50 आया और 60 आया और 70 आया तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लगा, दिख रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लगा। और जैसे ही 72 आया, इतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा होने लगी। लेकिन जैसे ही फिर 80 आया, 90 आया, 100 आया, तो मतलब इस दौरान रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? घट गया। तो आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे मिला? इस पॉइंट पे मिला आपको रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये पॉइंट क्या था? इधर टेम्परेचर कितना था? 72 डिग्री। तो 72 डिग्री पे आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिला। इस लेवल तक आपको रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिला। ये क्या बता रहा है आपको कि हर एंजाइम 37 डिग्री पे काम नहीं करता। कोई एंजाइम 72 डिग्री पे भी काम करते, किसी का 60 डिग्री पे ज़्यादा काम करते, कोई 37 डिग्री पे ज़्यादा काम करते, कोई 20 डिग्री पे ज़्यादा काम करते, कोई 15 डिग्री पे ज़्यादा काम करते, ठीक है। तो सबका अपना एक टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं ना। तो मैं इसी बात को भी आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है कि मैं जैसे मिटाऊँ आपको फटाफट लिख लेना है, ठीक है, ताकि बाद में देर ना हो जाए, ठीक है। तो मैंने बोला एवरी एंजाइम हैव इट्स ओन ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या होता है? हर एंजाइम का अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। क्या होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स शोज हाईएस्ट एक्टिविटी। मतलब जिस टेम्परेचर पे एंजाइम सबसे ज़्यादा एक्टिविटी शो करे, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन शो करे, उसको अपने को क्या कहना है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या कहोगे इसको आप? ऑप्टिमम टेम्परेचर, ओके, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको समझ में आ गया। तो जैसा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उसी प्रकार से और एक चीज़ होती है जिसको अपन क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पीएच। क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा पीएच के बारे में भी जान लेते हैं कि व्हाट वी मीन बाय पीएच, है ना। तो अभी अब हम और देखने जा रहे हैं अभी इफेक्ट ऑफ
pH on enzyme catalyze reaction, effect of pH on enzyme catalyzed रिएक्शन। ओके, अब सिंपल बात है कि जब मैं इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ तो आपको समझ लेना है कि पीएच क्या होता है। पीएच इज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, ऑफ अ सॉल्यूशन मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक बीकर है, बीकर तो आपने लैब में देखा ही है, इस बीकर में अगर एक आधा सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन में H प्लस आयन की नंबर कितने हैं, हाउ मच इज द H प्लस आयन। अगर H प्लस आयन ज़्यादा रहे तो pH क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। हायर H प्लस आयन मतलब हो गया मोर एसिडिटी, एसिडिटी ज़्यादा है मतलब pH कैसा है, लो है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मेरे पास और एक बीकर है, इसमें भी सॉल्यूशन भरा हुआ है ना, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लोअर H प्लस आयन मतलब हो गया लेस एसिडिटी मतलब pH कैसा हो गया, हाई pH। ओके, तो जब भी मैं pH के बारे में बात करता हूँ तो जनरली pH जो होता है इसकी एक रेंज होती है, तो ये होगी pH की एक रेंज। ओके, तो ये जो होता है वो 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अगर मैं 7 के इधर जाऊँ तो एसिडिक कहलाऊंगा, मैं 7 के इधर जाऊँ तो अल्कलाइन कहलाऊंगा। ठीक है, तो फिर 7 कौन हो गया, 7 बोले तो न्यूट्रल पीएच, 7 बोले तो कौन सा पीएच, न्यूट्रल पीएच। अब दोनों में आपने का डिफरेंस समझ में आ गया कि एसिडिक पीएच क्या होता है, अल्कलाइन पीएच क्या होता है और न्यूट्रल पीएच क्या होता है, और एक्चुअल में पीएच का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो पीएच का तो मीनिंग समझ में आ गया कि दैट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, और वो एसिडिक भी हो सकता है, अल्कलाइन भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। अब आपको क्या याद रखना है, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स वर्क एट न्यूट्रल पीएच। बहुत सारे एंजाइम न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं। किस पीएच पे काम करते हैं, मतलब ये 7 पीएच पे काम करते हैं, न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं। इसमें ज़्यादा, एक तो बहुत ही ज़्यादा H प्लस आयन नहीं, बहुत ही कम H प्लस आयन नहीं, ना ही पीएच बहुत ज़्यादा ना ही पीएच बहुत कम, बीच में। ओके, तो उस पीएच को न्यूट्रल पीएच कहते हैं। ठीक है, अब अगर इस पीएच पे सभी एंजाइम्स काम करते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स काम करते हैं, बट ऐसा है कि दुनिया की सभी एंजाइम इसी पीएच पे काम करेंगे, नहीं, बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम करते हैं। ठीक है, बट कुछ एंजाइम ऐसे जो एसिडिक पीएच में ही काम करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे जो बेसिक पीएच में काम करते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कैसे क्या पॉसिबल है कि एसिडिक और बेसिक में वो काम करे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि पीएच एसिडिक होता है और अल्कलाइन होता है। अब क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मैंने एंजाइम और सबस्ट्रेट को रख दिया और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, और ये 11, 12, 13 और यहाँ पे 14। ठीक है, तो ये हो गया y एक्सिस। यहाँ पे मैंने फिर से रेट ऑफ रिएक्शन ड्रॉ कर दिया, बट इधर क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, pH। ओके, अब मैं देख पा रहा हूँ कि pH 1 पे कोई एक्टिविटी नहीं है,
4 पे कोई एक्टिविटी नहीं है, 5 पे भी कोई एक्टिविटी नहीं है, 6 पे भी कोई एक्टिविटी नहीं, लेकिन जैसे 6:30 7 के आसपास हो जाता है तो 7 के आसपास मुझे कुछ थोड़ा बहुत एक्टिविटी दिख रहा है। देखो न्यूट्रल पेज पे एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी ना, यू विल गेट द एक्टिविटी हियर, highest activity of enzyme you will found at the pH 7 and once the फिर क्या होता है धीरे धीरे जो 7 के बाद pH अल्कलाइन होने लगा तो एक्टिविटी डिक्रीज होने लगी 9 हो गया 10 हो गया, फिर एक्टिविटी एकदम डाउन रेगुलेट हो गई। तो मतलब ये हुआ कि इस पीक पे सबसे ज़्यादा एंजाइम एक्टिव था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंजाइम ने बहुत सारे सबस्ट्रेट को इसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो पीएच कौन सा था वहाँ पे 7 है ना। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, दुनिया के हर एंजाइम इतने ही पीएच पे काम नहीं कर सकते, कुछ एंजाइम को भी समझ के चलते कि ऐसा ना हुआ होगा। जैसे कि मैं आपको एक एंजाइम की बात बताता हूँ, हमारे स्टमक में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम होता है पेप्सिन। ओके, इसमें किधर मिलता है, फाउंड इन स्टमक। कहाँ पे मिलता है ये, स्टमक में मिलता है, पेप्सिन इज फाउंड इन स्टमक। तो आपके स्टमक में पीएच कितना रहता है, पीएच रहता है 2 से लेके 3। कितना रहता है पीएच, 2 से लेके 3, तो एसिडिक पीएच हो गया। अब ऐसे केस में क्या होता है, ये एंजाइम इसी पीएच पे काम करता है, तो ऑप्टिमम पीएच क्या हो गया इस एंजाइम का 2 to 3। तो आप क्या देखेंगे 2.5 पे ये एंजाइम एकदम से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिखाया है, और जैसे ही पीएच बढ़ा दिया तो एक्टिविटी इसकी नील होगी, आ ही नहीं रही थी एक्टिविटी, बरोबर। तो मतलब इस लेवल पे उसने एक्टिविटी सबसे ज़्यादा दिखाई। तो यहाँ पे भी पेप्सिन ने कितने पीएच पे काम किया, पीएच था उसका 2, मतलब कैसा पीएच था वो, एसिडिक था। तो मतलब ऐसा है क्या कि सभी न्यूट्रल पे काम करेंगे, कुछ एसिडिक में काम करेंगे, कुछ बेसिक पीएच में काम करेंगे। तो द पीएच at which enzyme shows highest, जिस पीएच पे एंजाइम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्टिविटी शो करे उसको हमने कह लेना है ऑप्टिमम पीएच। क्या कह लेना उसको, ऑप्टिमम पीएच। तो आपको आज हमने समझाया कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है पीएच एंजाइम के ऊपर, और पीएच का इफेक्ट क्या होता है एंजाइम्स के ऊपर। ठीक है, थैंक यू सो मच।